समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान की इस प्रस्तुति में योग ऋषि के विचार रखने से पहले आइए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, युग ऋषि अपने इस मांग में लिखते हैं आगे कि अतीत के विभूतिवानों देवमानवों की इस विशेषता का सर्वविदित प्रमाण ये भी है कि उन्होंने अपने देश के कोने कोने में सुसंस्कारिता का वैभव बढ़ाने में कोई कमी न रखी। इसके अतिरिक्त समस्त वसुधा को अपना कुटुंब मानकर कष्ट साध्य यात्राएं करते हुए वे वहाँ जा पहुँचे जहाँ पिछड़ेपन का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक था, जहाँ ज़्यादा लोग अज्ञानी थे, जब उनके विचारों में बैकवर्डनेस थी, वहाँ ऐसे जो देव मानव थे पहुँचे। इतिहास साक्षी है कि अभ्युदय का वातावरण बनाने के लिए विश्व के कोने कोने में इस भूमि की प्राणवान आत्माएं पहुँचती और वहाँ सर्वोत्मुखी प्रगतिशीलता का वातावरण बनाती रही। बादलों की गरिमा इसीलिए है कि वे जहाँ भी पहुँचते हैं सारसता का उपहार देते हैं। सूर्य की वंदना इसीलिए है कि इसका संपर्क क्षेत्र गर्मी और रोशनी से रहित रह नहीं सकता। भारत के देव मानवों ने विश्व को जो अजस्र अनुदान दिए हैं उनका कृतज्ञता पूर्वक अनंत काल तक स्मरण किया जाता रहेगा। आगे लिखते हैं गुरुदेव कि दुर्भाग्यवश मध्यकाल के अंधकार युग ने इस स्वर्गादपि गरीसी भारत भूमि की सारी विशेषताओं का अपहरण कर लिया है। पतन और पराभव ही पल्ले रह गया। अब हम दानी नहीं मात्र याचक बनकर रह गए। शासन और अर्थ शिक्षा विज्ञान आदि भौतिक क्षेत्रों में ही नहीं वर्ण संस्कृति की दृष्टि से भी भारतवर्ष अब आयातक भर है। निर्यातक आयातक उनका कहने का मतलब कि केवल इम्पोर्टर बनकर रह गया है, एक्सपोर्टर नहीं। निर्यातक बनने की स्थिति तो अभी तक बन नहीं पाई। आज ये जब युग ऋषि ने लिखा, जैसे मैंने बताया आपको पिछले अंकों में कि 35-36 साल से पहले उन्होंने लिखा था, आज की परिस्थितियाँ जो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ गरिमा ऐसी जो आज जो हमें लीडरशिप मिली है उसमें ऐसी क्वालिटीज़ दिख रही हैं कि वो भारत भूमि को फिर विश्व गुरु बनाने में सहायक सिद्ध होगी। ये हमारा विश्वास है, हम युग निर्माणियों का ये विश्वास है कि युग ऋषि ने जो भविष्यवाणी की थी कि आने वाला समा भारत का होगा, इसीलिए हमारे जो हिमालय में ऋषि तंत्र बैठा हुआ है, जो अपने वर्षों से हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं और कुछ शरीरधारी जैसे युग ऋषि हमारे गुरुदेव वेदमूर्ति तपन पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी ने बचपन से ही बाल्यकाल से ही तप किया, घोर तपश्चर्या की, और उसी का ये जिसको का रिजल्ट है, उसी का रिजल्टेंट है कि वातावरण में इतनी ज़्यादा वो ऐसे देव मानवों की जिसको कहते हैं कि दोबारा एक पीढ़ी नजर आनी शुरू हो गई है जो देश को लीड कर रही है। नए नए चेहरे, नए नए लोग जो जिसको हम कह सकते हैं जिनके चरित्र चिंतन पहले वालों से काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हमारा विश्वास है कि ऐसा हमारे युग ऋषि के द्वारा तपस्या और उनके और भी जो समकालीन जो ऋषि आत्माएँ हैं उनके ही
तप का ये नतीजा है कि ऐसा बाहुल्य हमें मिलने को मिल रहा है कि हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। और हम सब को भी ऐसी कुछ चेष्टा करनी चाहिए ताकि हम भी इस लहर के इस युग निर्माण योजना के कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो सके। युग ऋषि आगे कहते हैं कि इस देश के साधु बाबा, धर्म प्रचारक और दूसरे लोग कभी विदेश जाते हैं तो लालच की आंखें और याचना की झोली भर लेकर बाहर पहुंचते हैं। बहाने बनाने के हजार रास्ते हैं, मांगने के लिए भी अनेकों झूठे सच्चे झूठे कारण पखंड खड़े किए जाते हैं। दृष्टि तो वही रही कि जिसके कारण उनके प्रति जन साधारण की श्रद्धा घटती गई। उसी का रिजल्टेंट है कि वो जो श्रद्धा थी लोगों की घटती रही कि जो साधु बाबा ऐसे पहुंचते हैं तो उनका चरित्र चिंतन वाणी में भिन्नता रहती है तो लोग पहचान लेते हैं, तो लोगों की जो है अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा घटती गई और उतनी वो प्रभाव उत्पादक सामर्थ्य भी मिटती रही। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि सर्वविदित है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण और संपन्नता के दुरुपयोग में नैतिक मूल्यों की बुरी तरह ह्रास किया, फलतः स्नेह सहयोग में भारी कमी आई है। तो सहयोग कम हो जाता है ऐसे लोगों के साथ, तो लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है। आगे लिखते हैं कि स्वार्थपरता और निष्ठता बढ़ने से सारा प्रचलन ही उल्ट गया और विषाक्त वातावरण में ने जन जीवन को अनिश्चित, अशांत और आतंकित कर दिया। इन दिनों समृद्धि तो निश्चित रूप से बढ़ी है, पर साथ ही ये भी स्पष्ट है कि पूर्वजों की स्वल्प साधनों वाली स्थिति, कम साधनों से जो हमारे पूर्वज रहा करते थे, उस ऐसी स्थिति की तुलना में वह अत्यंत तुच्छ और कष्टकारक बनकर रह गई है। इस व्यापक विपन्नता को दूर करने के लिए भारत अभी भी इस स्थिति में है कि पूर्वजों के प्रतिपादनों और निर्धारणों से विश्व मानव को अवगत करते हुए वह ये सुझाए कि विनाश के कगार पर खड़ी सभ्यता को पीछे लौटाने एवं शांतिपूर्वक जीने का क्या तरीका हो सकता है। ये हमारी संस्कृति के पालकों के द्वारा उनका ये दायित्व है। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि निस्संदेह भारत बहुत कुछ खो चुका, उसके पास जो कुछ बचा है अत्यंत अस्त व्यस्त और नष्ट भ्रष्ट है। फिर भी उसके कुछ टुकड़े ऐसे हैं जिन्हें अभी भी डूबते को तिनके का सहारे की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ संयुक्त परिवार पद्धति, पतिव्रत धर्म, जीवित और मृतक पूर्वजों के लिए चरण स्पर्श, श्राद्ध और तर्पण जैसे माध्यमों से एक कृतज्ञता का गुण, जो थैंकलेसनेस सोसाइटी में आ गई है, उस पर युग ऋषि स्ट्रेस दे रहे हैं कि ऐसे माध्यम से हम कृतज्ञता के जो गुण हैं का ज्ञापन करते हुए कृतज्ञता के गुण बढ़ा सकते हैं। और आगे लिखते हैं परलोक पर विश्वास से नीति नियंत्रण, एक डर बना रहता है कि भाई इस जन्म के बाद ही दूसरा जन्म है, तो भाई उसमें अच्छे काम करो, अच्छी सोच रखो, नहीं तो इसका भुगतान करना पड़ेगा, दोबारा जन्म होगा। से परलोक पर विश्वास से नीति नियंत्रण, परमार्थ के लिए अंशदान, प्राणियों के प्रति करुणा, स्वल्प में संतोष जैसे अनेकों प्रचलन ऐसे हैं कि उन्हें विश्व व्यवस्था में सुनियोजित रूप में प्रचलित करने की बात नए सिरे से नए प्रयत्नों से उठाई जा सके तो भारत वैसा ही श्रेष्ठ अधिकारी हो सकता है। लोगों की सोच इससे बदल सकती है कि भाई जो आप कर्म करते हो इसका, हम आम तौर पर हमारे घरों में बुजुर्ग कहते थे कि परलोक सुधारना, भाई मैंने तो अपना परलोक सुधारना। और ये बातें यदि हम चर्चा में लाएं, लोगों को बताएं, तो निश्चित रूप से जो बुरे कर्म हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आती है और सोच में परिवर्तन होता है। और दूसरा, हमारे जो जॉइंट फैमिलीज़ का प्रचलन था, आज भी है, कहीं कहीं देखने को ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया। और इसी प्रकार हस्बैंड वाइफ का, हमारी वेडिंग को बाहर के लोग वेडिंग नहीं कहते, वेल्डिंग कहते हैं। ऐसी हमारी
जो अग्नि के चारों तरफ हम जो चक्कर फेरे लेते हैं मंत्रों के द्वारा, तो हम तो जानते ही हैं ना कि कितना उसका प्रभाव 7 जन्मों तक का वादा पति पत्नी आपस में कर ले, जबकि वेस्टर्न में 2-4 साल 5 साल 10 साल से ज़्यादा वो निकालते हैं, कोई रेयर है केसी जैसे। तो ऐसी गुरुदेव का कहने का मतलब है कि हमारी जो ऐसी क्वालिटीज़ हैं उसको प्रोपगेट करें, उसको ऑर्डिनरी ना लेकर उसके ऊपर चर्चाएं करें और लोगों को बताने का प्रयास करें। पहले यही तो करें अपने आसपास कि हमारी संस्कृति की ये देन है कि हमारे अंदर उसी से अपने पितरों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा का भाव बना, इसीलिए जॉइंट फैमिलीज बनी, इसीलिए हमारी शादी जो है वो वेल्डिंग की इंस्टेड वेल्डिंग को वेल्डिंग कह दिए कि दो आत्माओं को आपस में एक प्रकार का वेल्डिंग हो जाती है। तो ये हमारी जो परंपरा हैं उसको गुरुदेव इशारा कर रहे हैं कि ऐसा हम करने का प्रयास करें। योगी ऋषि आगे लिखते हैं कि ऐसे नए कि भारत वैसा ही शीर्षकारी हो सकता है यदि हम ऐसा करें जैसा कि समर्थ प्रभुता संपन्न राष्ट्र समर्था एवं भारत वैसा ही शीर्षकारी हो सकता है जैसा कि समर्थ प्रभुता संपन्न राष्ट्र अपनी शस्त्र संपदा व साधनों के माध्यम से वर्चस्व प्राप्त कर रहे हैं। आवश्यकता मात्र समर्थता एवं प्रभुत्व की परिभाषाएं बदलने की हैं और ये पुरुषार्थ यदि किया जाना है तो वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों में ही करना चाहिए। ये असंभव नहीं, पूर्ण रूपेण संभव है, ऐसा गुरुदेव का विश्वास है कि ऐसी बात नहीं कि असंभव है कि ऐसे देशों से डर जाएं कि जिन्होंने मिलिट्री पावर अपनी बहुत बढ़ा ली है। गुरुदेव ने कहा कि हमारे पास जो ज्ञान की संपदा है, हमारे जो विचारों की संपदा है, आज देख रहे हैं आप, देखो सारी वर्ल्ड की बॉडीज़ जो है आजकल के जो हमारी लीडरशिप है उसके आगे नतमस्तक हो रही है। हमने कौन सा नया कर रही, केवल विचारों से उन्होंने विचारों से ही प्रभावित कर रही। हाँ, दूसरी चीज़ें भी उनको देखी जाती हैं, लेकिन पहले जो है आपके सशक्त विचार तभी बनते हैं यदि आपने अपने जीवन में उसको ढाला है। केवल बोलने मात्र से विचारों में शक्ति नहीं आती। और ऐसी जो लीडरशिप है उन्होंने अपने जीवन को ढाला है, एक राज ऋषि की तरह उन्होंने जीवन जिया है, इसीलिए उनके विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरफ हमारे युग ऋषि का इशारा है। आगे लिखते हैं आगे लिखते हैं कि आदर्शवादिता की बातें करना और व्यवहार में उन आदर्शों से ठीक विपरीत आचरण करना जितना निंदे और ग्रहित है और संभवतः उतना बुरा अनैतिक कर्मों में प्रवृत्त होना भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का आचरण अनीतिपूर्वक तो होता ही है। उनसे सिद्धांतों की बातें कहकर उसे ढकने दबाने की एक और नैतिकता स्वभाव में समाविष्ट हो जाती है। आदमी कोशिश करता है काम बुरे करना, उसको ढकने का प्रयास करता है। योगी ऋषि आगे लिखते हैं, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तुम आदर्शों की बात करो और उन्हें अपने व्यवहार में ना उतारो तो तुमसे चोर डाकू लुटेरे अच्छे। ऐसा विवेकानंद जी ने कहा कि यदि आदर्शों की बातें ही करोगे, व्यवहार में नहीं उतारोगे, तो उससे तो अच्छे चोर डाकू और लुटेरे हैं। कम से कम उनकी कथनी और करनी का अंतर तो नहीं होता। योगी ऋषि आगे लिखते हैं कि मनुष्य का चिंतन एवं चरित्र संस्कृति का रूप ही बनता है। संस्कृति में जिस प्रकार के वैचारिक मूल्यों का समावेश होगा, व्यक्ति एवं समाज का वैसा ही स्वरूप होगा। वर्तमान समय में समाज के ऊपर दृष्टिपात करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि चारित्रिक दृष्टि से मनुष्य का पतन इतना कभी नहीं हुआ। चोरी, डकैती, हिंसा, बलात्कार जैसे अपराधों में इन दिनों
दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। दैनिक पत्र पत्रिकाएं इन्हीं घटनाक्रम से भरी हो रहती हैं। समाचार पर पत्र इनसे ही रंगे रहते हैं। उन्हें पढ़कर समस्त समाज के प्रति, मानव जाति के प्रति घृणा सी हो जाती है। हर विचारशील, आदर्श एवं सिद्धांत निष्ठा के मन में आक्रोश उभरता है, पर मात्र आक्रोश से, घृणा करने से समाधान नहीं निकल सकता। उसके लिए समस्याओं की जड़ में प्रविष्ट होकर कारण एवं निवारण ढूंढने होंगे, जो मनुष्य को अधोपतन की ओर अभिप्रेरित करते हैं। आगे लिखते हैं योगी ऋषि कि शासकीय प्रशासकीय स्तर के अनेकानेक प्रयासों की असफलता सामने है। ये समस्या एक राष्ट्र की ना होकर विश्वव्यापी हो गई है। कानून की कठोर दंड व्यवस्था भी रोकथाम करने में अपनी असफलता व्यक्त कर रही है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था अपनी असमर्थता का रोना रो रही है। योगेश आगे लिखते हैं कि गहराई से विचार करने पर पता लगता है कि समस्याएं व्यवहार की ना होकर मूलतः संस्कृति की, विचारों एवं चिंतन की है। अतएव बाह्य प्रकट होने वाले अनैतिक आचरणों में सुधार करने के लिए वैचारिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर ही प्रयास करने होंगे। आगे लिखते हैं, बुद्धि के विकास के साथ साथ विचारों की सामर्थ्य का महत्व बढ़ा है। साथ ही वैचारिक साधन स्रोतों का भी विस्तार हुआ है। कभी सभ्यता अविकसित थी, साधनों का अभाव था, पर मानवीय आस्था प्रबल होने के कारण समाज के प्रेरणा स्रोत ऋषि और श्रेष्ठ विचारों से समाज को दिशा देते थे। ऋषि परंपरा विलुप्त हुई, समाज आस्थावान कम, बुद्धिवान अधिक बना। ये कारण युग ऋषि बता रहे हैं कि फलतः वैचारिक अनुदानों के केंद्र बिंदु ने करवट ली और उसका स्वरूप भी बदला। क्या बदला कि त्याग, बलिदान, सेवा, परमार्थ, करुणा, दया, उदारता, चरित्र निष्ठा से भरी आदर्श निष्ठा संस्कृति का स्थान उपभोग की संस्कृति ने ले लिया। ये उसका रिजल्टेंट है कि क्या हो गया जब हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा। बुद्धि ने नीति के स्थान पर अनीति को प्रोत्साहन दिया। वैचारिक अनुदान देने वाले विकसित साधनों ने भी बुद्धि की हाँ में हाँ मिलाई। ऐसी परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं। आज की बात यही हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।